लोग देखने वाले हैं शोध के संदर्भ में, रिसर्च। एक रिसर्च क्लासेस जो है वह एक मिनट, अर्जेंट कॉल है, इसको देख लेते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं शोध, रिसर्च और शोध के संदर्भ में। ये क्लासेस पीछे रह जा रही हैं, तो कुछ कंप्लेन आ रहे थे कि सर वो क्लासेस भी हो और रिसर्च एप्टीट्यूड भी हम लोग साथ साथ करते चलें, रिसर्च के बारे में देखते चलें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं रिसर्च के मामले में। हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसे आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है, बताया है कि शोध, उसका अर्थ, उसके प्रकार, ये सब चीज हमने आपको बताया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक विधि। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक विधि। साइंटिफिक मेथड। हम लोग आज साइंटिफिक मेथड देखेंगे। जब हम लोग साइंटिफिक मेथड देखेंगे तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, इसके स्टेप देखेंगे, समस्या की पहचान कैसे होती है, परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना निर्माण किसे बोलते हैं, निगनात्मक डिडक्टिव मेथड क्या बोलते हैं, ये सब चीजों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आज शोध के बारे में देखते हैं। जब हम लोग शोध समस्याओं का चयन करते हैं या उसकी पहचान करते हैं, तो उसके पहचान जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग परिकल्पनाओं का भी उसके बाद निर्माण करते हैं। और परिकल्पनाओं का निर्माण करना एक काफी कठिन काम है, क्योंकि समस्याओं का चुनाव करने या उसे जानने के लिए अनुसंधानकर्ता को बहुत संवेदनशील जटिल समस्याओं के समाधान करने की योग्यता वाला मेहनती और कुशाग्र बुद्धि का होना जरूरी है। अगर वो मेहनती नहीं है, कुशाग्र बुद्धि का नहीं है, वो मेहनती नहीं है, तो वो शोध करने में उसे दिक्कतें आएंगी, वो शोध नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिक समस्या था उसके तर्क संगत अगर बातों को हम समझें तो हम पाते हैं कि अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक समस्याओं को समान उद्देश्यों के अनुसार ही चयन करना चाहिए। जो वैज्ञानिक समस्याओं को हम लोग क्या करना चाहिए, समान उद्देश्य जो होते हैं उनके अनुसार ही उनका हम चयन करेंगे। समस्याओं के चुनाव या निर्धारण में हमें क्या क्या मिलता है, क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के उद्देश्य की, मैं थोड़ा संक्षेप में चलूंगा, फिर भी प्रयास करूंगा कि आपको मैं गहराई से ले चलूं, लेकिन जो मैं व्याख्यान दे रहा हूं उसको भी आप लोग ठीक से समझते चलेंगे। अगर हम लोग इसको उद्देश्य की बात करेंगे तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स कौन कौन से हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे करेंगे, और वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं क्या होंगी, शैक्षिक अनुसंधान के क्या प्रकार होंगे। तो ये सभी चीजों को हम लोग अभी देख रहे हैं। जब हम लोग वैज्ञानिकता की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो दो बातें आती हैं। एक होता है स्थिर दृष्टिकोण, एक होता है स्थिर दृष्टिकोण जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक व्यू। एक होता है गतिमान या गतिशील। गतिमान दृष्टिकोण, इसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक व्यू ये हमारा दृष्टिकोण होता है शोध के संदर्भ में, खास करके विज्ञान के संदर्भ में। जब हम लोग विज्ञान के स्थिर तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि ये कैसे है, और उसमें कोई विशेष परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो स्टैटिक व्यू हम लोग देखते हैं। गतिमान व्यू जिसमें तरह के कुछ कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, तो उसे हम लोग गतिमान दृष्टिकोण बोलते हैं। अगर हम लोग इसी दृष्टिकोण के संदर्भ में बात करें तो स्थिर दृष्टिकोण के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें क्या आएंगे, वर्तमान सिद्धांत,
नियम, प्लुरल होगा तो नियमों, परिकल्पना, इन्हीं के आधार पर हमें शोध का विस्तार करते हैं। तो ये हो गया स्टैटिक। दूसरा, जब हम लोग गतिमान की बात करेंगे तो गतिमान के अंदर क्या आएगा? इसमें समस्या समाधान के नए नए तरीके मिलेंगे। समस्या समाधान नए नए तरीके मिलेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विधियों का प्रयोग होगा। यह विज्ञान का क्रियाशील पक्ष होगा। यह विज्ञान का क्रियाशील पक्ष होगा। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक व्यू है, स्वानुभाविक दृष्टिकोण है। यह स्वानुभाविक दृष्टिकोण पे आधारित होगा। जो रिसर्च करता है वो स्वयं के अनुभव से, जिसको हम लोग ह्यूरिस्टिक व्यू बोलते हैं, इसके आधार पर होगा। अगर हम लोग संक्षेप में समझे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मूल उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। हम लोग क्या करना है? मूल उद्देश्य का वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिक व्याख्या करना है। हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिक शोध। इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं स्टेप्स। डिफिनेशन पे नहीं जाते हैं, हम लोग सीधे स्टेप्स में आते हैं। चलिए थोड़ा सा चल लेते हैं, आपको समझने में सुविधा होगी। वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक विधि लिख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा शुरुआत में। वैज्ञानिक विधि उस विधि को कहते हैं, वैज्ञानिक विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है और बहुत सारी चीजों से परिसीमित होगा, डिलिमिटेशन होंगे इसमें, तथा उससे प्राप्त परिणामों का उससे प्राप्त परिणामों का हम क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं।
वैध एवं सामान्यीकरण करते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हम किसी विषय वस्तु पर जब शोध करेंगे, वैज्ञानिक शोध कब माना जाएगा? जब इसके लिए आप एक परिसीमन तय करेंगे, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा, और इस ऑब्जेक्टिव को, इसके परिकल्पना की जब जांच करेंगे, जब विश्लेषण करेंगे, इसके परिणाम आएंगे, तो उसको आप वैध होगा और उसका आप सामान्यीकरण पूरे पॉपुलेशन पे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो इसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। इसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। मुझे लगा कि क्लियर थोड़ा बता देना जरूरी है, नहीं तो फिर क्लासेस में आगे समझने में दिक्कत होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके स्टेप्स सोपान वैज्ञानिक विधि के सोपान। स्टेप्स वैज्ञानिक विधि की क्या सोपान है उसको देखेंगे। पहला क्या होगा, पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा, पहला स्टेप क्या लेगा, कोई भी रिसर्चर क्या स्टेप लेगा, पहले वो समस्या की पहचान करेगा। वो सबसे पहले समस्या की पहचान करेगा कि समस्या है क्या, किस पे मुझे शोध करने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पहले इसकी पहचान करनी है। अगर आप समस्या का पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आप शोध नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत होती है एक समस्या की पहचान से। किसी भी वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले समस्या की निश्चित पहचान कर ली जाती है, अर्थात वास्तव में हम जिस समस्या उससे संबंधित चरों का अध्ययन करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं वो वही है या नहीं जिसका हम अध्ययन करने चाह रहे हैं। तो इसे समझना जरूरी होगा। तो इसे हम लोग समस्या की पहचान बोलते हैं। इसके बाद अपने अध्ययन के अनुरूप समस्या में सम्मिलित शब्दों का परिभाषीकरण करेंगे। अब जैसे समस्या में जो शब्द हैं शामिल, जैसे माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के थोड़ा समझते चलेंगे। पारिवारिक वातावरण का उसके समायोजन पर प्रभाव, ठीक है। समायोजन पर प्रभाव, यही मेरा टॉपिक है, मान लीजिए। इसमें क्या होगा, हमने पहले समझने का प्रयास किया। सबसे पहले समस्या की पहचान ऐसा करेंगे, समझ में आ जाए कि टॉपिक यही है, यही समस्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ अब जो शब्द आ रहे हैं, इसमें सम्मिलित शब्द कौन से हैं। माध्यमिक स्तर, इसको क्लियर करना पड़ेगा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, इसको समझना पड़ेगा, किसको बोलेंगे, पारिवारिक वातावरण और समायोजन। तो 1, 2, 3 एंड 4, 4, ये 4 हमारे प्रमुख शब्द निकल करके इस टॉपिक में से आ गए। अब ये जो 4 शब्द है इसका परिभाषीकरण करना पड़ेगा, स्पष्ट बताना पड़ेगा कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी मतलब क्या। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी मतलब, क्योंकि माध्यमिक स्तर की हम बात करते हैं, 9, 10 दोनों शामिल है, तो उसमें कौन सा। इसके बाद अगर विद्यार्थी की बात करते हैं तो लड़के लड़कियां थर्ड जेंडर तीनों शामिल हैं। इसके अलावा हम पारिवारिक वातावरण का जब अध्ययन करने जा रहे हैं तो डिफाइन करना पड़ेगा पारिवारिक वातावरण में क्या। परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो उसके इन्वायरमेंट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे या समझ पाएंगे कि ये पारिवारिक वातावरण किसे बोलेंगे। इसके अलावा फिर आएगा आपका समायोजन। समायोजन का अर्थ आपके शोध में क्या मतलब निकलता है, क्योंकि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप शोध करने के बाद, टॉपिक का स्पष्टीकरण करने के बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ये रिसर्च में नहीं चलता है। रिसर्च में आपके जो शब्द हैं, प्रमुख शब्द, उसका परिभाषीकरण होना चाहिए। इसका मतलब बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो पहले हमें क्या करना है, समस्याओं की पहचान। समस्याओं की पहचान करने के लिए हमको जरूरी होगा कि हमारे जो टॉपिक हैं, जो प्रकरण है, जो समस्याएं हैं, उसमें जो मूल शब्द हैं, उन मूल शब्दों को, जो सम्मिलित शब्द हैं, उसका परिभाषीकरण ठीक से होना चाहिए। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं को आलोचनात्मक व्याख्या करता है। वो सब तरीके से व्याख्या करने की चेष्टा करता है। जब समस्या की पहचान हो जाता है, तब दूसरा काम वो करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। लेकिन मैं इसे बता रहा हूं, किसी किसी शिक्षाविदों ने या लेखकों ने इसे विलुप्त किया है, कहा है कि ये तो रिसर्च का मुख्य भाग है, ये बराबर चलते रहता है रिसर्च में, इसलिए जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि नहीं, बिना संबंधित साहित्य अध्ययन के हम रिसर्च आगे लेकर के नहीं जा सकते। तो इसको आप दो मान भी सकते हैं या और कर सकते हैं यहां पे। अब यहां पे दो मैं फिर से दे रहा हूं। इसके अलावा क्या करेंगे कि परिकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, परिकल्पनाएं कितने प्रकार की हैं, H0 से नल हाइपोथेसिस, और या इसको हम लोग बोलते हैं शून्य हाइपोथेसिस। H1 से वैकल्पिक। तो जब हम लोग परिकल्पनाओं को विशेष रूप से क्लास में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। अभी सिर्फ समझते चलिए कि जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो किन आधारों पे चलते हैं, कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं। तो दूसरा स्टेप है परिकल्पनाओं का निर्माण। आप संभावित अनुमान लगाते हैं रिव्यू लिटरेचर करने के बाद और शोध पढ़ने के बाद कि इनका ऐसा आया होगा, तो हो सकता है मेरा भी इसी प्रकार से आए। तो इसी प्रकार परिकल्पनाओं का निर्माण आप करते जाएंगे। प्रायः परिकल्पनाओं का निर्माण शून्य या नल हाइपोथेसिस के रूप में किया जाता है। परिकल्पनाओं का निर्माण के संदर्भ में कहा जाता है कि यह समस्या का संभावित समाधान है। ये पूर्ण समाधान नहीं है, ये संभावित समाधान है कि ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। इसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। तीसरा, निगनात्मक चिंतन, आपको डिटेक्टिव मेथड, निगनात्मक चिंतन, आपको डिडक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग आपके पास होना चाहिए। तब आप परिकल्पनाओं को उसके चिंतन स्तर पर प्रस्तावित परिकल्पनाओं को आप कर पाएंगे, संभावित समाधान या सुझाव आप दे पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे चौथा में, आपने परिकल्पना निगनात्मक चिंतन भी आपने कर लिया, निगनात्मक चिंतन आपने कर लिया। अब जो आपके संबंधित परिणाम आपके पास आए हैं वो कारण संग्रह विश्लेषण आप कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदत्त संकलन, परीक्षण एवं विश्लेषण ये करते हैं। परीक्षण एवं विश्लेषण आप ये करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर आप परिकल्पनाओं की जांच करेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया रहा वो हमारी परिकल्पनाएं कितनी सही साबित हुई, कितनी गलत साबित हुई, कितने परिकल्पनाओं को हम स्वीकार कर रहे हैं, कितने परिकल्पनाओं को हम अस्वीकार कर रहे हैं। हमारे परिणाम के अनुसार परिकल्पनाएं अगर है कि ऐसा नहीं होता होगा और वो आ जाता है कि नहीं ऐसा होता है, तो यहां पे परिकल्पनाएं आपकी अस्वीकृत हो गई। अगर है कि नहीं होता है, अब आपका नहीं होता होगा, वो आता है कि हाँ नहीं होता है, तो परिकल्पना स्वीकृत हो गई। तो बिल्कुल आसान है, रिसर्च कोई बड़ी ये नहीं है, इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे।
अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें वैज्ञानिक शोध के अर्थ वगैरह के बारे में। वैज्ञानिक शोध हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ विशेषताओं को देखते हैं। वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके। अगर हम लोग देखें तो एक लेखक है या कहेंगे कि एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्लिंगर। कर्लिंगर ने कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, कर्लिंगर क्या कहते हैं इसको देख लीजिए। कर्लिंगर बोलते हैं स्वाभाविक घटनाओं का, जो स्वाभाविक घटनाएं हैं उसमें आपका कोई अलग से स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रित रूप में, हमने अभी पढ़ा था कि नियंत्रित होता है, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, इसको हम लोग वैज्ञानिक शोध कहते हैं। इसे वैज्ञानिक शोध कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और वैज्ञानिक और भी शिक्षाविदों ने कुछ और इसके बारे में लिखा है, तो ये कर्लिंगर काफी प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके अनुसार वैज्ञानिक विधि को समझा। हम लोग स्टेप देख लिया, अब हम लोग इसे कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहला क्या कहता है, पहला है अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना अथवा दो या दो से अधिक चरों के आपसी संबंधों को ज्ञात करना। क्या करना है इसको, समस्या का समाधान ढूंढना है और दो या दो से अधिक चरों के मध्य आपसी संबंध, आपसी संबंध को जानना है। ठीक है, पहली विशेषता ये हो गई कि समस्या का समाधान तो हमें ढूंढना है, लेकिन दो या दो से अधिक चरों के मध्य, जैसे मैंने पिछला जो टॉपिक अभी मैंने बताया था
क्या बताया था कि पारिवारिक वातावरण का समायोजन पे प्रभाव। तो इसमें पहला चर क्या होगा, एक हो गया पारिवारिक वातावरण, दूसरा चर क्या हो गया, समायोजन। अब ये जो दो चर हैं, ये दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं, प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच संबंध देख रहे हैं हम कि प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरी विशेषता है, अनुसंधान केवल सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रह नहीं है। आपका काम केवल ये नहीं है कि पहले जो शोध हुए उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त करके बता दे कि नहीं नहीं मेरा भी यही आया है, नहीं, बल्कि अनुसंधान में उसको व्यापीकरण करना है, नियमों या सिद्धांतों के विकास पर बल देना है। यानी कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है शोध के विस्तार, शोध के विस्तार को देखना है और उसके नियम एवं विकास पर बल देना है। तीसरा, हमें वैज्ञानिक शोध इसलिए करना है क्योंकि हम किसी दैववाणी, एक मिनट, क्लासेस जो है ना, तीसरा हमें क्या है, दैववाणी मतलब ईश्वरीय बोला जाता है कि ईश्वरीय शब्द हैं या कोई मत है पहले से चला आ रहा है, मत ज्ञान की प्राप्ति, इस विधि को नहीं मानते हैं। इस विधि को नहीं मानना, आपको अपने तथ्य खोजने हैं, क्या कहा गया है, क्या सुनते आए हैं, क्या किंवदंती है, क्या लोग बताते हैं, क्या कहते हैं, ये रिसर्च में मायने नहीं रखता। रिसर्च में मायने रखता है आपके जो वैध है, आपकी जो विश्वसनीयता है, उसके आधार पर क्या निकल करके आ रहे हैं। यह तर्कपूर्ण, विश्वसनीय तथ्यों को स्वीकार करता है। चौथा, अनुसंधान जब करते हैं, वैज्ञानिक शोध करते हैं, तो वैज्ञानिक शोध करते समय शोध में जो आंकड़े होंगे हमारे, इसके संग्रहण के लिए, आंकड़ों के संग्रहण के लिए वैध उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैध उपकरणों विधियों का प्रयोग करते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं। पांचवा, अनुसंधान प्राथमिक सूत्रों से प्राप्त नई सूचनाएं प्राप्त करना तथा विद्यमान सूचनाओं का नया प्रयोजन प्रस्तुत करना। यानी कि प्राथमिक जो डाटा हैं, जो प्रदत्त हैं, जो सूचनाएं हैं, जो आप स्वयं संग्रह कर रहे हैं, इसको आपको प्राप्त करना है। और पहले से जो सूचनाएं ऑलरेडी है, जिसको द्वितीयक
या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट पे दूसरे शोधार्थी द्वारा किए गए कार्यों पे, गवर्नमेंट के कोई डाटा पे जो अवेलेबल है, उनका नया प्रयोजन प्रस्तुत करते हैं। नया प्रयोजन प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम साइंटिफिक मेथड का महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद जो क्लासेस बचेगा, वीडियो लंबा होगा तो अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन प्रयास करें कि आपको जो है सिस्टम में जो भी विषय पढ़ाए जाए ठीक से पढ़ाए जाए। छठा क्या कहता है? छठा कहता है कि अनुसंधान में निपुणता की आवश्यकता होती है। आप निपुण हो जाएं, आवश्यकता होती है। इसलिए संबंधित साहित्य का अध्ययन खूब किया जाता है। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना। इसके बाद क्या होगा? जो वैज्ञानिक शोध होता है या वैज्ञानिक मेथड होता है, उसमें वस्तुनिष्ठ एवं तर्क संगत होगा। जैसे मैंने बताया था कि आप भविष्यवाणी, ईश्वरवाणी, दैवीवाणी पे विश्वास नहीं करेंगे, ये रिसर्च में नहीं चलता है। हाँ, एक संभावना होती है, पुनरावृत्ति की संभावना होती है। वैसा ही शोध नई जगहों पे किया जाता है, या उसमें रिसर्च गैप दे करके काम किया जाता है। जो आप शोध कर रहे हैं उससे पहले शोध किया जा चुका है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी छूट गई है तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। ये संभावनाएं बनती हैं। यह पूर्णतः प्रमाणित बातों पर आधारित होता है। प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होता है। यह पूर्णतः प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होता है। हम लोगों ने देखा विशेषताएं, हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिक शोध, इसलिए हम लोगों ने देखा इसकी विशेषताएं। देख लेता हूं क्लासेस कितने लंबे हो रहे हैं। 33 मिनट। मुझे लगता है कि अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके क्या आवश्यकता एवं महत्व है। वैज्ञानिक शोध के आवश्यकता एवं महत्व 50 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे फाइनली। पहला होगा ज्ञान के विकास में सहायक होगा। इसका महत्व या आवश्यकता भी है, ज्ञान के विकास में सहायक। जो ज्ञान है वो नवीन नवीन ज्ञान निकल के आते हैं शोध से। ये अनुसंधान जो है वो जरूरी है, ज्ञान को उसमें वृद्धि होती है। उसके अलावा उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। वैज्ञानिक विधि उद्देश्य, किसी कार्य के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया माना जाता है। इसे बेहतर क्रिया नहीं हो सकता। तीसरा,
तीसरा है मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। इसके अलावा अनुसंधान जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का सरल उपाय देता है। जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का सरल उपाय प्राप्त होता है। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा होगा सुधार में सहायक। जब रिसर्च होंगे तो जो चीजें गलत हो रही होंगी उसमें सुधार होगा, तो समाज को यहां से भी फायदा होगा। इसके अलावा सत्य की ज्ञान की खोज करना। सत्य की ज्ञान की खोज होता है क्योंकि सत्यता की जांच किया जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना। प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना। ये सभी हैं। इसके अलावा अध्यापकों के लिए काफी उपयोगी है ये। काफी उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं अनुसंधान के प्रकार। मैं काफी संक्षेप में लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए। अनुसंधान के प्रकार शैक्षिक अनुसंधान के शैक्षिक अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार है वो देख ले हम लोग। पहले आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक शोध, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। जब इतिहास की घटनाओं पे हम लोग शोध करते हैं। ऐतिहासिक शोध से क्या मतलब है? उस शोध से होता है कि जिसमें बीती घटनाओं को, जो पहला घटनाएं घटी हैं, उसका भी लेखन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे तथा उनकी व्याख्या की जाएगी। इससे क्या होगा कि समुचित सामान्यीकरण उसका किया जा सकेगा। ऐसे सामान्यीकरण से विगत, पहले एवं अभी वर्तमान की जो क्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। वो घटनाएं उन समय क्यों हुई थी और इसका अगर होगा इस प्रकार से तो क्या ये घटनाएं फिर होने की संभावनाएं हैं, इससे हमें सचेत होने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उनमें प्रत्याशित भविष्यवाणी करने की क्षमता हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि पहले ऐसा हुआ था तो ये परिणाम निकल करके आए थे, अभी ऐसा हो तो हो सकता है भविष्य में ऐसा परिणाम निकल करके आए। इसमें भी आपको मदद मिलेगी। इसलिए ऐतिहासिक शोध जो है एक अच्छा शोध है, इसको हम लोग। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरणात्मक शोध।
जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसमें क्या होगा? विवरणात्मक शोध उस शोध को कहते हैं जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन किया जाता है। करंट में क्या हो रहा है अभी, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों यानी कि नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के बीच मजबूत संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। किसमें मजबूत संबंध क्या है, इसको विश्लेषित करेंगे। इसके अप्रयोगात्मक या संबंधात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? इसे नॉन एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च भी बोला जाता है इसको। ऐसे शोध में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या आएगा? क्या है। इसमें क्या आएगा? क्या था या हाँ, इसका वर्णन आएगा। तो इस आधार पे हम लोग इसको देखते हैं। तीसरा, प्रयोगात्मक। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें हम लोग किस चीज से समझेंगे? प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है और कुछ चरों को मैनिपुलेट किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोध में मूल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का क्या प्रभाव होगा। इसमें हम लोग प्रभाव क्या होगा का जांच करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या था। क्लियर? चलिए आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए तथ्यों के साथ।